हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इस टॉपिक से जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके इस वीडियो में रखने का प्रयास किया गया है ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और जब भी आप इस वीडियो को देख करके परीक्षा में जाएँ तो इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करने, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट सीरीज से राष्ट्रपति पार्ट 2 का वीडियो है। इसके पहले राष्ट्रपति पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों ने देखा था, जिसमें कुल 65 क्वेश्चन तक सॉल्व कराए गए थे। क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, इसलिए उस वीडियो को वहीं पर ब्रेक कर दिया गया था और कहा गया था कि आगे के जो इसके क्वेश्चंस हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से यह वीडियो ख़त्म हुआ है, वहीं से अगला वीडियो क्लास जो है शुरू होगा। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में, यानी राष्ट्रपति पार्ट 2 के वीडियो में, हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से पहले क्लास को ख़त्म किए थे। यानी कि 65 क्वेश्चन तक हो गया था, 66 से ही यह क्लास जो है, यानी ये वीडियो जो है वो शुरू होगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, सांप्रदायिक संघर्ष का। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब करेगा, उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि यदि भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए या कोई बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे या भारत क्षेत्र की कोई जनता शस्त्र लेकर विद्रोह कर दे, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है। यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में ही राष्ट्रपति को देश में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो इसमें जो 4 दिए गए हैं पॉइंट देखिए। बाहरी आक्रमण, ये होगा सही, क्योंकि अगर कोई बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, सांप्रदायिक संघर्ष, तीसरा सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन 3 कंडीशनों में राष्ट्रपति को जो है आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो यहाँ 2 दिए हैं, तो हमारा उत्तर जो है कौन सा सही होगा, 1 और 3। लेकिन एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि यहाँ दिया है आंतरिक अशांति। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का जो प्रावधान था वो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के नाम पर था। यानी कि राष्ट्रपति युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर या आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा कर सकता था। लेकिन इसका चूंकि इंदिरा गांधी ने बहुत दुरुपयोग किया था आंतरिक अशांति वाले का, इसके नाम पर जो है 1975 में उन्होंने आपातकाल लगा दिया था और इसका इस प्रावधान का बहुत दुरुपयोग किया गया था। इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को जो है, इस शब्द को हटा दिया गया संविधान से और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का जोड़ दिया गया। यानी पहले क्या था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगता था, लेकिन अब जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के नाम पर लगेगा। आंतरिक अशांति को निकाल दिया गया है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब जो है युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3। तो 1 और 3 कहाँ है, तो डी वाले में है, तो विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत या अनुच्छेद 102 के तहत। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन इन दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 67 का बी अनुच्छेद 108 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 फ्रेंड्स कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, के.एम. नाम्बियार, हृदयनाथ कुंजरू। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ने इसकी आलोचना करते हुए राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों को लिखा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन जो अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है। तो ये स्टेटमेंट है किसका है? हृदयनाथ कुंजरू का है। क्वेश्चन नंबर 68 का डी, हृदयनाथ कुंजरू सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या 3 वर्ष। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 में कहा गया है यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो उस राज्य की सरकार को वो हटा करके वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकता है। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगता है, लेकिन इसको 6 माह कर करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, एक बार में 6 महीना लगेगा। 6 महीना समाप्त होने के पहले जो है इस राष्ट्रपति शासन की अवधि को फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से 6 माह करते हुए 3 वर्ष तक अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक के लिए लगाया जा सकता है? तो उत्तर होगा 3 वर्ष। 69 का डी, 3 वर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करता है बल्कि प्रधानमंत्री करता है। और वर्तमान में योजना आयोग समाप्त हो गया है, इसकी स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का भी जो नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वहाँ के जो उपराज्यपाल होते हैं उनके द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए, वित्त आयोग के द्वारा। तो केवल एक यानी विकल्प सी यही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का सी केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है फ्रेंड्स कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बी.वी. गिरी, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फखरुद्दीन अली अहमद। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, बी.वी. गिरी। आपको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए, और इसके बाद जो है चौथे राष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के क्रमांक के आधार पर मैं बता रहा हूँ, चौथे राष्ट्रपति के रूप में बी.वी. गिरी हुए। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो श्री बी.वी. गिरी। क्वेश्चन नंबर 71 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है फ्रेंड्स कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा सी, निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। चाहे सांसद हो या विधानसभा का सदस्य हो यानी विधायक हो, वह जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, उसको त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही वो राष्ट्रपति चुना जाएगा उसको तुरंत जो है अपने सदन की, चाहे अगर विधानमंडल का है सदस्य है तो विधानमंडल की सदस्यता से, अगर सांसद है वो यानी संसद का सदस्य है तो संसद की सदस्यता से उसको तुरंत जो है त्यागपत्र देना पड़ेगा, अपनी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए,
आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। अध्यादेश भी विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रावधान है वो ये प्रावधान है कि यदि संसद के द्वारा किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध सिद्ध कदाचार और असमर्थता का प्रस्ताव पास हो जाता है दोनों सदनों से, तभी राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है, अन्यथा नहीं। तो राष्ट्रपति संसद मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तो हटा सकता है पद से, लेकिन कंडीशन क्या है, जब तक संसद सिद्ध कदाचार और असमर्थता का प्रस्ताव जो है पास नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमारा उत्तर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, यही उत्तर हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यह उसका संवैधानिक अधिकार है, संविधान में ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 का डी, राष्ट्रपति को सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 जो है कथन और कारण का है। कथन कह रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कथन तो सही है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के ऊपर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अगर उसके ऊपर पहले से कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में भी कोई न्यायालय का न्यायाधीश जो है उसके खिलाफ सम्मन या गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता है, ये उसको छूट मिली हुई है। अब कारण इसका ये नहीं है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। भारत में संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के ऊपर कोई पद नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई अन्य पद हो। तो संविधान के ऊपर तो कोई नहीं होता है, कारण गलत है। हाँ, राष्ट्रपति देश का जो है प्रधान होता है, राष्ट्र का स्वामी होता है, इसलिए उसको यह छूट मिली हुई है, न कि उसका पद संविधान के ऊपर होता है इसलिए। ठीक है, तो ये जो कारण बताया गया है वो गलत है, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, कथन सही है और कारण गलत है। तो देखिए कथन सही है परंतु कारण गलत है, ये सी वाला जो है वो सही होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 75 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक को, एंग्लो इंडियन को, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति को, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, एंग्लो इंडियन को। फ्रेंड्स देखिए यह क्वेश्चन चूंकि पुराना है, वर्तमान समय में इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन की जो मनोनीत का अधिकार है वो खत्म कर दिया गया है। यानी कि पहले जो था राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 सदस्यों को और राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल 1 सदस्यों को, ऐसे सदस्य को जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको मनोनीत कर सकते थे। यानी राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। ठीक है, एंग्लो इंडियन उसको कहते हैं जिसके माता पिता में से एक भारत का होता है और एक जो है अंग्रेज होते हैं, तो उनसे जो उत्पन्न संतानें होती हैं उसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। ठीक है, ये व्यवस्था जो है भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब से था और ये इसको 10 वर्ष के लिए प्रारंभ में व्यवस्था की गई थी, लेकिन समय समय पर इसको बढ़ाया जाता रहा है। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने 2019 में संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 331 वही है फ्रेंड्स जो कि राष्ट्रपति को 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार देता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा संसद और राज्यों की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाने का प्रावधान था, इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया और यह संशोधन जो है 25 जनवरी 2020 से प्रभावी भी हो गया है। तो यानी वर्तमान समय में राष्ट्रपति जो है वो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत नहीं करता है। यानी एंग्लो इंडियन की मनोनीत का जो प्रावधान था लोकसभा और विधानसभा में, वो अब जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न पुराना है, पुराने के हिसाब से तो सही है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका कोई औचित्य नहीं है। तो फिलहाल प्रश्न आया हुआ है
तो आप समझिए कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो वो है एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 76 का बी एंग्लो इंडियन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकट रमण। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो है एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे। तो जो हमारा उत्तर दिया विकल्प दिया है उसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा बी ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 77 का बी ज्ञानी जैल सिंह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको रखवाएं? संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदक को। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा 78 का देखिए सी केवल 1, 3 और 4। यानी राष्ट्रपति जो है वो संघ वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उसको जो है वो सदन में रखवा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की यानी कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको रखवाता है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग का जो प्रतिवेदन होता है उसको रखवाता है। ठीक है, तो इन तीनों प्रतिवेदनों की तीनों सिफारिशों को वो जो है संसद में सदन में रखवाता है, लेकिन लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को रखवाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को नहीं होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो सी है 1, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 78 का सी 1, 3 और 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी न्यायिक शक्ति है। जब राष्ट्रपति की शक्तियां आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कई कैटेगरी में बांटा गया है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। तो राष्ट्रपति को क्षमा करने की जो शक्ति है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए हुए किसी अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है, तो यह शक्ति जो है वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का बी न्यायिक शक्ति सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। इसी अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड पाए हुए किसी भी अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। तो अनुच्छेद 80 का बी अनुच्छेद 72 सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने को कहते हैं, मंत्रिपरिषद उन्हें ऐसा करने को कहती है, संसद का सत्र चालू नहीं होता है, संसद इसके लिए उन्हें विशेष सत्र के दौरान शक्ति प्रदान करती है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सी संसद का सत्र चालू नहीं होता है। फ्रेंड्स देखिए राष्ट्रपति को अध्यादेश के जारी करने का जो शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। अध्यादेश भी एक तरह से कानून होता है जिसको राष्ट्रपति अपने आदेश से लागू करता है, लेकिन चूंकि भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, अगर संसद का सत्र चल रहा होता है तब तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब अध्यादेश मतलब कानून ही होता है। यह विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उस समय देश में किसी कानून की तत्काल जरूरत पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने आदेश से ही कानून बना सकता है, तो उसकी उस आदेश को हम अध्यादेश कहते हैं। लेकिन यह परिस्थिति कौन सी होगी? वह परिस्थिति तब होगी जब संसद का सत्र चल नहीं रहा होता है, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अन्यथा की स्थिति में अगर संसद का सत्र चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करेगा, संसद से ही कानून को पास करवाना होगा। और यह अध्यादेश भी जब संसद की बैठक होगी तो बैठक होने के में यह अध्यादेश पेश किया था संसद में, और संसद यदि इस अध्यादेश को पारित कर देती है तो यह अध्यादेश कानून में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर पारित नहीं करती है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है।
ठीक है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। फ्रेंड्स देखिए अभी आपको बताया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल घोषित होता है उसको हम राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। अब राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 में लिखा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये सशस्त्र विद्रोह का मतलब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा। तो यहाँ तीनों दिए गए हैं पॉइंट्स, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 82 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक भाग होता है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, वह विषम परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। इसको छोड़ करके बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो सही हैं। वह संसद का एक भाग होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद का भाग होता है, सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है, और विषम परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। अब विषम परिस्थिति क्या है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये तीनों जो है ए सी डी सही है। तो कौन सा नहीं सही है? तो बी वाला नहीं सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 83 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 123 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 123 बहुत महत्वपूर्ण है। इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 72 का संबंध जो है राष्ट्रपति के क्षमादान से है। अनुच्छेद 143 का संबंध जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेने संबंधित है। और अनुच्छेद 213 जो है वो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 123 है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का डी, अनुच्छेद 123 सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार भी प्रभावी रह सकता है? अथवा अब यही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, यानी कि संसद की बैठक नहीं चल रही है और राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी करके कानून बना दिया तो जब संसद की बैठक होगी तो अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहेगा? तो फ्रेंड्स देखिए उत्तर दिया है 2 महीना, 6 सप्ताह, 6 महीना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा 6 सप्ताह। फ्रेंड्स राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी कर सकता है, लेकिन जब भी संसद की बैठक होगी तो उस अध्यादेश को संसद द्वारा पारित करना आवश्यक है। यदि 6 सप्ताह के अंदर संसद ने जो उस अध्यादेश को पारित कर दिया तो वह अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को संसद पारित नहीं करती है तो वह अध्यादेश वहीं समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने से अधिक 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रह सकता है। 6 सप्ताह के बाद अगर ये संसद पारित नहीं करेगी तो यह अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का बी 6 सप्ताह सही है। क्वेश्चन नंबर 86 है फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का बी, राष्ट्रपति सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह था हिंदू कोड बिल, पेप्सी विनियोग विधेयक, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो
तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा 87 का सी, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया, और पॉकेट वीटो लगाने वाले हमको लगता है कि पहले वही राष्ट्रपति थे और अंतिम है, अभी तक इसके अलावा किसी ने पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं किया। राष्ट्रपति को 3 तरह के वीटो लगाने का अधिकार है फ्रेंड्स, एक निलंबनकारी वीटो, एक पूर्ण वीटो और एक पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो वह होता है फ्रेंड्स जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है और ना ही अपनी असहमति देता है, तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपनी जेब में रख लिया है, पॉकेट में रख लिया है, ना तो उस पर कुछ हाँ कर रहा है और ना ही उस पर मना कर रहा है कि हम इस पर अपनी सहमति नहीं देंगे, तो उसको कहा जाता है कि इसने अपने पॉकेट में रख लिया है, इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। और भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 87 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है फ्रेंड्स, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है लोकसभा चुनाव के दौरान, आपातकाल के दौरान, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान राज्यों में है फ्रेंड्स, केंद्र में नहीं है। तो यहाँ दिया है केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति शासन कभी लगता ही नहीं है क्योंकि इसका प्रावधान राज्यों के लिए है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्न में किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? मृत्यु दंड के मामले में, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड के मामले में, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हों, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति है वो उस शक्ति का प्रयोग तीनों मामलों में कर सकता है, यानी अगर किसी अपराधी को मृत्युदंड दे दिया गया है तब भी उसका प्रयोग करेगा, सैनिक अदालत द्वारा किसी अपराधी को दंड दिया गया है तब भी ये कर सकता है, और अगर ऐसे किसी भी मामले में जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हैं उसके उल्लंघन करने पर यदि किसी अपराधी को दंड दिया गया है तो उस मामले में भी राष्ट्रपति अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 89 का डी, उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा में प्रस्तावित होगा, राज्यसभा में प्रस्तावित होगा, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, या संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत प्रस्तावित होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाने का प्रस्ताव है उसको हम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित हो सकता है। एक सदन से जब पास होकर दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरा सदन जो है पहले सदन के द्वारा लगाए गए महाभियोग की जांच करता है। यदि दूसरा सदन भी राष्ट्रपति के महाभियोग को प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है फ्रेंड्स कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 में कहा गया है, अनुच्छेद 162 में कहा गया है, अनुच्छेद 165 में कहा गया है, या अनुच्छेद 310 में कहा गया है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 160 में कहा गया है। अनुच्छेद 160 में कहा गया है फ्रेंड्स कि संविधान जो है वो असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो यह प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुच्छेद पूछा हुआ है, तो अनुच्छेद 160 में यह प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 91 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है फ्रेंड्स कि कौन सा कथन असत्य है? ए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें बताना है कौन असत्य है। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही असत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है बल्कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसको छोड़कर के बाकी जो तीनों हैं वो सही हैं। राष्ट्रपति पद के लिए आयु जो है 35 वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तीनों सही है। गलत कौन सा है? सी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है फ्रेंड्स कि भारत का राष्ट्रपति
किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राज्यसभा के, चुनाव आयोग के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के या मंत्रिपरिषद के? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, मंत्रिपरिषद के। भारत का राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही लोकसभा को भंग कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का डी, मंत्रिपरिषद सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति के लिए शर्तें अनुच्छेद 55 में, राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किया गया है, यही गलत है। राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 59 में किया गया है। इसको छोड़कर के बाकी तीनों सही हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है, शपथ जो है 60 में है और कार्यकाल जो है 56 में है। तो गलत क्या है? सी, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। या इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछते हैं कि निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो फ्रेंड्स देखिए नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का डी, नीलम संजीव रेड्डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है फ्रेंड्स कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 96 का सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है फ्रेंड्स कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा के आर नारायणन। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति फ्रेंड्स के आर नारायणन थे। तो क्वेश्चन नंबर 97 का बी, के आर नारायणन सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ 4 में से कई विकल्प चुनना है हमको। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने के पहले चुनाव के लिए आदेश दे सकते हैं, संसद द्वारा पारित बिलों पर सहमति दे सकते हैं या संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें से कौन कौन सही होगा? तो पहला है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। हाँ, अगर मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है तो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। संसद द्वारा पारित बिलों पर सहमति देते हैं यानी अपना हस्ताक्षर करते हैं, तो ये भी सही है। संसद द्वारा पारित बिलों को वो अपनी सहमति देते हैं, मतलब कि उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं, तो ये भी सही है। संसद के संयुक्त सत्र को जो है वो राष्ट्रपति संबोधित करता है, ये भी सही है। तो गलत क्या है? लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश देना जो है राष्ट्रपति का काम नहीं है, यह काम जो है चुनाव आयोग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में 1, 3, 4 सही होगा। तो 1, 3 और 4 डी में है, तो हमारा उत्तर जो है वो 98 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है फ्रेंड्स कि सबसे अधिक उम्र में चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ए आर वेंकटरमण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा आर वेंकटरमण। आर वेंकटरमण जो है वो सबसे अधिक उम्र में अभी तक चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ए, आर वेंकटरमण सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है फ्रेंड्स कि सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकटरमण। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञानी जैल सिंह। सबसे अधिक उम्र में चुने जाने वाले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण थे, वहीं सबसे कम उम्र में चुने जाने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सी, ज्ञानी जैल सिंह सही होगा। 101 है फ्रेंड्स कि भारत की एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आर वेंकटरमण, एम हिदायतुल्ला, डी वाई चंद्रचूड़, फखरुद्दीन अली अहमद। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, एम हिदायतुल्ला। फ्रेंड्स आप जानते हैं
कि राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक एक बार ऐसा हुआ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा, और यह कंडीशन 1969 में तब आया था जब जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है। जाकिर हुसैन जो है ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद बीवी गिरी जो थे वो उपराष्ट्रपति थे, तो वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन वो चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो गया तो उस समय एम हिदायतुल्लाह जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 101 का बी, एम हिदायतुल्लाह सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है फ्रेंड्स, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे, यानी जैल सिंह, बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन नंबर 102 का डी, नीलम संजीव रेड्डी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है फ्रेंड्स, कथन और कारण का है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और कारण कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो फ्रेंड देखिए, कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, ये सही है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत नहीं होता है, जबकि ब्रिटिश राजा जो है वंशानुगत होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो भारत का राष्ट्रपति जो है ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो गलत है। भारत का राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है, बल्कि अगर देखेंगे तो आप ये ब्रिटिश राजा से मिलता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, और जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। तो ये दोनों में अंतर है। भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है। भारत का राष्ट्रपति अगर देखे जाए तो नाम मात्र का भारत का राष्ट्रपति भी होता है, और ब्रिटिश जो है राजा जो है वो भी नाम मात्र का होता है। तो इस दृष्टि से भारत का राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता है, बल्कि वो ब्रिटिश राजा से मिलता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया कारण। लेकिन कथन जो है इस दृष्टि से सही है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, पूरी तरह से ब्रिटिश राजा के समान नहीं है। इसलिए क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है, अब ब्रिटिश राजा जो है वो वंशानुगत होता है। तो कथन ए सही है और कारण गलत है, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति का जो है वो साधारण बिल को तो लौटा सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ये तीनों अधिकार में उसके क्षेत्र में आते हैं। लेकिन वित्तीय बिलों को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है, क्योंकि वित्त विधेयक जो होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होते हैं, इसलिए उनको लौटाया नहीं जा सकता है। उस पर उसको हस्ताक्षर करने ही होंगे, उस पर उसको अपनी सहमति देनी होगी। तो कौन सा राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है, तो वो होगा बी, 104 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 143। ऊपर भी चर्चा हुई थी कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय से विधिक परामर्श ले सकता है। इसकी शक्ति जो है अनुच्छेद 143 में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सी, अनुच्छेद 143 सही है। क्वेश्चन नंबर 106 है फ्रेंड्स कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, गवर्नर के, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, गवर्नर के।
गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति का एजेंट होता है राज्यों में, और गवर्नर की सलाह पर ही प्रायः जो है राष्ट्रपति शासन को जो है राज्यों में लागू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 का सी गवर्नर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है फ्रेंड्स कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है, अथवा निम्न में से कौन राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुका है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी बीबी गिरी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो अगर प्रश्न ये पूछता है कि कौन पूर्व राष्ट्रपतियों में से बिहार का राज्यपाल रह चुका है, या प्रश्न ये पूछता है कि कौन राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में तीनों रूपों में कार्य किया है, तो वो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 107 का सी डॉक्टर जाकिर हुसैन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है फ्रेंड्स, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है, यानी अनुमति देने से उसको रोकने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, या राज्यसभा के सभापति को। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रपति को। कोई विधेयक यदि संसद के द्वारा दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो उस पर अनुमति देने से रोकने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति का है, क्योंकि विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है। अब राष्ट्रपति के विवेक पर है, अब यह राष्ट्रपति के विवेक पर है कि वह विधेयक पर अनुमति दे या उसको न दे या पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ये उसके विवेक पर है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ए राष्ट्रपति सही है। क्वेश्चन नंबर 109 है फ्रेंड्स कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है, बीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायणन, जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए बीवी गिरी। बीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन यानी मजदूरों का जो आंदोलन था उससे भी संबंध थे ये। तो 109 का ए बीवी गिरी सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए ऊट से उत्तर दीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो ये गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती बल्कि राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तो ये दूसरा सही है। तीसरा है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। चौथा है यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भी सही है। यदि मंत्री बनने या प्रधानमंत्री बनने दोनों की योग्यता यह है कि उसको संसद का सदस्य होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तब भी कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि 6 महीने के अंदर उसको संसद की सदस्यता प्राप्त कर लेनी पड़ेगी। तो ये भी सही है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो सही होगा 2, 3, 4 ये तीनों सही हैं, बाकी पहला वाला गलत है। तो हमारा जो कूट दिया गया है उसमें देखिए कूट में दिया है मात्र 2, 3 और 4 सही है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर 110 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है, यानी कौन व्यक्ति ऐसा है जो राष्ट्रपति बन गया लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहा है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमण। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं। इनको छोड़ करके बाकी तीनों जो हैं, चाहे राधाकृष्णन हो, जाकिर हुसैन हो या वेंकटरमण हो, ये उपराष्ट्रपति पहले रहे हैं, इसके बाद राष्ट्रपति बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सी नीलम संजीव रेड्डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 112 है फ्रेंड्स कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर आप समझ गए होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और भारत में मिसाइल का जनक भी इनको कहा जाता है, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से भी हम जानते हैं। तो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 112 का बी, एपीजे अब्दुल कलाम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, बीबी गिरी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, बीबी गिरी। अभी तक फ्रेंड्स यह होता रहा है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी के का राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अब बताया गया था आपको कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वोटर वोट देने जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, वो जितने उम्मीदवार खड़े हैं सबको वोट देंगे अपनी पसंद के आधार पर, कि वो 1 नंबर पे किसको पसंद करते हैं, 2 नंबर पे किसको करते हैं, 3 नंबर पे किसको करते हैं। और पहली पसंद वाला वोट पहले गिना जाता है। अगर पहली पसंद के आधार पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो पार हो जाता है, यानी मान लो कि अगर बहुमत के लिए हमको 51 वोट चाहिए और पहली पसंद के आधार पर कोई व्यक्ति जो है 51 वोट पा जाता है तो वो विजेता हो जाता है। लेकिन यदि पहली पसंद के आधार पर किसी को 51 वोट नहीं मिलते हैं तब दूसरा पसंद वाला वोट गिना जाता है। अभी तक यही हुआ है कि पहली पसंद के आधार पर ही विजेता और उपविजेता का फैसला हो जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में पहली बार ऐसा हुआ था, बीबी गिरी जब राष्ट्रपति चुने गए थे तब जो है द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी, यानी दूसरे पसंद के मतों की गणना की गई थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। और उस समय कांग्रेस पार्टी के ऊपर सिंडिकेट का प्रभाव हुआ करता था। सिंडिकेट कांग्रेस के उन गिने चुने 5-10 नेता होते थे जो कि कांग्रेस पर जिनका प्रभाव ज़्यादा होता था, ऐसे नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। और इसी सिंडिकेट के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी बनी थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच जब विवाद हो गया, इंदिरा गांधी जो है सिंडिकेट से बिना पूछे निर्णय लेने लगी, तो यह बात सिंडिकेट की नागवार गुजरी, तो दोनों के बीच कटुता बढ़ गई। और यह कटुता जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उभर कर सामने आया। 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस की तरफ से नीलम संजीव रेड्डी और बीबी गिरी जो है स्वतंत्र रूप से लड़ रहे थे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को सपोर्ट कर दिया। यानी कि अपनी पार्टी द्वारा जो खड़े किया गया कैंडिडेट था उसको सपोर्ट न करके उन्होंने अपने सांसदों से, जो उनके विधायक थे, उनको आत्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए कह दिया कि आपको जिसकी इच्छा है उसको वोट दीजिए। और अंदर अंदर बीबी गिरी को सपोर्ट कर दिया। परिणाम ये हुआ कि बीबी गिरी जो है द्वितीय वरीयता के मतों की गणना हुई, उसमें पहली वरीयता के मतों की गणना से कोई परिणाम नहीं निकला, द्वितीय वरीयता के मतों की गणना हुई और बीबी गिरी चुनाव जीत गए। तो इस तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि द्वितीय वरीयता के मतों से कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बना हो। तो वह कब था, कौन बना था? बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 113 का डी, बीबी गिरी सही है। क्वेश्चन नंबर 114 है फ्रेंड्स कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, सुचेता कृपलानी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी जो थे वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 114 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है फ्रेंड्स, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने यह भी जेबी वीटो का प्रयोग किया था? यहाँ होना चाहिए निम्न में से किस राष्ट्रपति ने कभी जेबी वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो फ्रेंड्स देखिए आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर हो जाएगा ए, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर 1985 ईस्वी में जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 115 का ए, ज्ञानी जैल सिंह सही है। क्वेश्चन नंबर 116 है फ्रेंड्स कि निम्नांकित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा,
किंतु एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य 6 माह का अंतर नहीं होगा। सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा 116 का सी, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। यही जो है संसद के संबंध में राष्ट्रपति को शक्ति नहीं है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है और इसका विघटन करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी तीनों शक्तियाँ कि संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो हमारा उत्तर 116 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 117 का सी, ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है फ्रेंड्स, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो बुलाने का अधिकार पूछा हुआ है तो किसको है? तो राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 118 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 119 है फ्रेंड्स, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इसका निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयोग तीनों की नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ए, उपराष्ट्रपति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता में, आक्रमण पर, आंतरिक अशांति पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर। ऊपर चर्चा हो चुकी है कि राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121 फ्रेंड्स, कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। फ्रेंड्स देखिए आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है और ये तब तक बढ़ाई जा सकती है जब तक कि आपातकाल समाप्त न हो जाए। और लेकिन ऐसा एक बार में नहीं होता है। एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। अगर उसके बाद भी आपातकाल की स्थिति बनी हुई है तो फिर 1 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। ऐसा करते हुए तब तक बढ़ाई जाएगी जब तक कि देश में आपातकाल समाप्त नहीं हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 121 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 122 फ्रेंड्स, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 356। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 359। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको छोड़ करके अन्य समस्त मूल अधिकारों को संकट काल में राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकते हैं और यह शक्ति जो है वो अनुच्छेद 359 में उनको प्राप्त है। तो अनुच्छेद 122 का बी, 359 सही होगा। अनुच्छेद 123 फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? नागरिकता, न्यूनतम आयु, आवासीय शर्त, विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता। तो
तो फ्रेंड्स देखिए उस हमारा उत्तर हो जाएगा बी, न्यूनतम आयु। फ्रेंड्स अमेरिका और भारत दोनों के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 35 वर्ष का होना आवश्यक है। यह शर्त जो है दोनों के राष्ट्रपतियों के उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है। इसको छोड़ करके अन्य तीनों जो है दोनों के लिए उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारा उत्तर 123 का बी, न्यूनतम आयु सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को 3 तरह के संकटकालीन शक्तियाँ मिली हुई हैं। अनुच्छेद 352, 356, 360। अनुच्छेद 352 जो है वो युद्ध बाह्य आक्रमण से है, बताया गया ऊपर। अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, यानी किसी राज्य में यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ की सरकार को हटा करके वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले सकती है, जिसको कि हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। और अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट से संबंधित है। तो इस तरह से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना अनुच्छेद 356 के अंतर्गत करता है राष्ट्रपति। तो 124 का सी, अनुच्छेद 356 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है फ्रेंड्स, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं या कर सकते हैं? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। बी है एक सदन द्वारा विधेयक को प्रस्तावित संशोधन को दूसरे सदन द्वारा किया जाना या उसको मना कर देना। ठीक है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो देखिए फ्रेंड्स इन तीनों परिस्थितियों में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन फ्रेंड्स से बुलाने की नौबत तब आती है जब किसी साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, यानी कि एक सदन विधेयक को पारित कर दे लेकिन दूसरा सदन उसको पारित न करे, रद्द कर दे, या उसको 6 महीने तक अपने पास रखे रहे, उस पर कोई जवाब न दे, या दूसरा सदन कोई ऐसा संशोधन कर दे जो पहले सदन को मंजूर ना हो। यानी कि किसी भी रूप में यदि दोनों सदनों से साधारण विधेयक पास नहीं होता है 6 महीने के अंदर, या दोनों सदनों में मतभेद बने रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो यहाँ तीनों कंडीशनों को दिया गया है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर दिया जाना, या एक सदन द्वारा विधेयक को प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा किया जाना या न किया जाना। यहाँ किया जाना ना होकर के न किया जाना होना चाहिए, यानी किसी सदन ने विधेयक में प्रस्तावित संशोधन किया लेकिन दूसरे सदन ने उसको करने से मना कर दिया। ठीक है। और एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना, यानी कोई विधेयक एक सदन ने पास कर दिया लेकिन दूसरा सदन उसको रोक कर बैठ गया, 6 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, न पास कर रहा है न फेल कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाना पड़ता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं? लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति के तीनों विशेषाधिकार में हैं। वो लोकसभा को भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 127 है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार या अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय है, वह औपचारिक और विधिक है, राजनीतिक और नाम मात्र का है, संवैधानिक और नाम मात्र है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत के जो राष्ट्रपति को अधिकार मिले हुए हैं वो संवैधानिक और नाम मात्र के हैं, यानी कि जो उसका सबसे बढ़िया वर्ड उसके लिए प्रयोग होगा वो होगा संवैधानिक और नाम मात्र का। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रधान कहते हैं, उसके नाम मात्र का प्रधान कहते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां तो संविधान के द्वारा मिली हुई हैं लेकिन वह शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक से नहीं कर सकता है। वह प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक या नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 128 फ्रेंड्स, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है।
यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्र का नेतृत्व यानी सरकार का नेतृत्व या देश का नेतृत्व वास्तविक अर्थों में जो है वो प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद करता है। तो यह युक्ति जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर लागू होती है, क्योंकि वह नाम मात्र का प्रधान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है फ्रेंड्स, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो फ्रेंड्स देखिए उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। तीन सेनाएं जो होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के अपने अलग अलग कमांडर होते हैं। जैसे जल सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको थल सेनाध्यक्ष कहेंगे, वायु सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको एयर चीफ मार्शल कहते हैं, और जल सेना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको एडमिरल कहते हैं। लेकिन तीनों सेनाओं का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। तो 129 का ए, राष्ट्रपति सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है फ्रेंड्स कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं झारखंड से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, छत्तीसगढ़ से। तो फ्रेंड देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, उड़ीसा से। भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये उड़ीसा से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 का बी, उड़ीसा सही है। क्वेश्चन नंबर 131 है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 15, 10, 12 या 2? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 12। राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त लोग होते हैं ऐसे 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। तो यह राष्ट्रपति का अधिकार में आते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये कौन होते हैं? ये साहित्य, कला, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में विशेष व्यक्ति, ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सी, 12 सही होगा। फ्रेंड्स क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा। उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन को सेट मैं आपके सामने लाता रहूं, अच्छे प्रैक्टिस सेट की वीडियोज मैं आपके सामने लाता रहूं और आपकी तैयारी की बेहतर से बेहतर बनाता रहूं, तो कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।